जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि 2022 के हैं। यह परीक्षा आपको 10 जनवरी 2023 को हुआ था। किस पाली में हुआ था? तो द्वितीय पाली में 11:45 से लेकर 12:45 के बीच हुआ। तो ये आपका सेकेंड शिफ्ट है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट करा दिया गया, आज ये सेकेंड शिफ्ट है और सेकेंड शिफ्ट के हिंदी के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका हिंदी का पहला प्रश्न। क्या दिया गया है इसमें कि समुद्र की सीमा अनंत है, वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम आपको बताना है। देखिए, समुद्र की जो सीमा है अनंत है। अनंत कहने का मतलब हो जाता है जिसका अंत ना हो, ठीक है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? जिसका अंत हो। और इसके लिए क्या शब्द प्रयोग में लाते हैं? अंत लाते हैं, ठीक है। अंत, अंत का विलोम होता है अनंत, ठीक है। तो अंत आपके फर्स्ट में ही दिया गया है, इसलिए फर्स्ट का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड आपको दिया गया है ऊंट के मुंह में जीरा। अब देखिए, ये मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अत्यधिक खाता है उसको थोड़ा सा भोजन देना, ठीक है। तो अधिक खाने वाले को कम देना यहां पर आपके फर्स्ट में ही दिया गया है, इसलिए आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड का उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड का उत्तर भी आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक दिया गया है ऊंट को जीरा खिलाना। जी ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ है कि अत्यधिक खाने वाले को थोड़ा देना, ठीक है। और फर्स्ट पाली की वीडियो आ चुकी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाएं उस वीडियोस को देखें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हिंदी की ढेर सारी वीडियोस आपको यहीं पर मिलेगी। ओके, नेक्स्ट आपको दिया गया है थर्ड, दोपहर। अब ये क्या है? एक शब्द दिया गया है और यहां पर आपको लिखा गया है कि उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। अब देखिए यहां पर दिया गया है दोपहर। दोपहर क्या होता है? दूसरा पहर ना। तो चलिए देखते हैं इन चार विकल्प में क्या दिया गया है। तो पहला दिया गया है दोपहर का अर्थ होता है दो पहरों का अनाचार। अनाचार नहीं, समाहार होगा, ठीक है। और ये समास में आता है, समास जो है उसके अंतर्गत ये आता है। और यहां पर आपको सेकंड में दिया गया है दोपहर का अर्थ होता है दो पहरों का समाहार, ठीक है। समाहार शब्द का प्रयोग हम लोग समास में कहते हैं, है ना। तो ये हो गया दोपहर। तो थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। पहले जो था या तो वाक्य देकर पूछता था इसका शब्दांश तो समास के लिए, या फिर शब्द देकर उसका विग्रह पूछता था, ठीक है। लेकिन अब तरीका बदल गया है और चीजें आपको सब पढ़नी पड़ेगी, समास भी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं पूछ ही देता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपको दिया गया है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। क्या दिया गया है? जिसने चित्त किसी विषय में दिया या लगाया। अब देखिए, इस चित्त का मतलब क्या होता है? इस चित्त का मतलब होता है मन। जिसने मन किसी विषय में दिया या लगाया। देखिए, मन लगाना यह क्रिया है और इस क्रिया को एकाग्रचित्त बोला जाता है, ठीक है। और जो व्यक्ति इसको लगाता है उसको बोला जाता है दत्तचित्त, ठीक है। दत्तचित्त देखिए यहां पर थर्ड में दिया गया है, इसलिए फोर्थ का उत्तर थर्ड हो जाएगा। मन लगाने वाला व्यक्ति, मन एकाग्र करने वाला व्यक्ति दत्तचित्त कहलाता है, ठीक है। तो फोर्थ का उत्तर थर्ड हो गया। समझ में आ गया? आगे बढ़ें। पांचवा आपको दिया गया है इस जल में अनेक जीव हैं। रेखांकित शब्द के लिए विलोम शब्द ज्ञात करना है। देखिए, स्थल, इसका क्या होता है? जल। और या फिर स्थल कह लीजिए या फिर आप थल कह लीजिए। थल स्थल एक हो गया और इसका विलोम जल हो जाएगा, ठीक है। तो रेखांकित पद क्या है? जल है और इसका विलोम आपका थल हो जाएगा जो कि फर्स्ट में दिया गया है, इसलिए फाइव का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। छठा देखते हैं क्या दिया गया है। आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंतराक्षी खेलने को कहा। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए, आज बिल्कुल सही है, विद्यालय भी सही है, में शिक्षिका भी सही है, ने अंताक्षरी, ठीक है। अंताक्षरी जो है यह व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से जो अंताक्षरी शुद्ध होगा वह इस प्रकार होता है अन्य त्या, ठीक है। अन्य त्या छरी, ठीक है।
इस प्रकार से ये शुद्ध होता है। ये होता है आपका व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध अंत्याक्षरी। ठीक है, तो यहां पर ये आपका अशुद्ध दिया गया है, तो 6 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी के सुविधाओं के लिए पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि आपको प्रीवियस ईयर पीडीएफ या फिर प्रैक्टिस सेट्स चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है। चार्जेस है 151 रुपीज। ठीक है, 151 रुपए का चार्ज लगेगा और आपको सभी पीडीएफ दिया जाएगा। 2011 से लेकर 2022 तक के सभी पेपर आपको दिए जाएंगे। आपको व्हाट्सएप करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 7979946092। ठीक है, यदि आप फीस पे करते हैं तो आपको पीडीएफ व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। यदि नहीं करते हैं तो आप उस लिंक के थ्रू, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप जाकर खुद डाउनलोड करेंगे। मेहनत फिर आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, सातवां आपका दिया गया है निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है नानी याद आना। देखिए, नानी याद आना एक मुहावरा है और इसके लिए हो जाता है मुसीबत में देखकर घबरा जाना। जब आप मुसीबत में पड़ते हो ना, तब कहते हो ना कि नानी याद आ गई। परेशानियां आती है तो नानी याद सबको आती है। अब एग्जामिनेशन के समय यदि आपने कोई चीज नहीं पढ़ा तो क्या होता है, उस चीज को नहीं पढ़ते हो और जब एग्जाम हॉल में बैठते हो तो आपको आपकी नानी याद आती है। मतलब मुसीबत आता है, भैया मैंने ये नहीं पढ़ा है, अब कैसे करें, है ना। तो नानी याद आना इसका मतलब हो जाएगा मुसीबत देखकर घबरा जाना, जो कि यहां पर सेकंड में दिया गया है, इसलिए 7 का उत्तर 2 हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, अब देखिए आठवां आपको दिया गया है जिसका खंडन ना हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है। तो जिसका खंडन ना हो सके वह अखंडनीय कहलाता है, जो कि यहां पर देखिए अखंडनीय आपके 4 में दिया गया है। ठीक है, तो आपका 8 का 4 उत्तर हो जाएगा। एक आपका खंडनीय दिया गया है, जिसका टुकड़ा हो सके, खंड हो सके, वह खंडनीय कहलाता है। ठीक है, और जो संपूर्ण हो समूल कहलाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ें। नौमा आपको दिया गया है रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। क्या दिया गया है, मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। यहां पर ना किसी और स्थान, तो इसको बोला जाता है अन्यत्र। किसी और जगह पे बस जाना तो वह अन्यत्र बस गया। ठीक है, अत्र यहां सर्वत्र सब जगह, तत्र वहां, अन्यत्र कहीं और किसी भी स्थान पे, तो अन्यत्र हो गया। तो 9 का उत्तर क्या हो जाएगा, 9 का उत्तर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका 10वां दिया गया है हिमालय भारत का ताज है। तो हिमालय भारत का ताज है, इसमें हिमालय को रेखांकित किया गया है और इसका हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। तो बताइए क्या सब हो जाएगा। हिमालय का होता है हिमगिरी, हिमाद्री, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज। हिमालय जो है पर्वतराज के नाम से मशहूर है, या फिर नगपति, हिमपति। हिम मतलब क्या होता है, बर्फ। वहां पे बर्फ के शिलाएं पाई जाती है, इसलिए उसको हिमपति कहा जाता है। ठीक है, या फिर नगेश इत्यादि। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो इसमें से आपका देखिए गिरिराज दिया गया है सेकंड में, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 10 का उत्तर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना मजेदार। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। और लास्ट में मैं एक प्रश्न पूछता हूं तो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, 11वां आपको दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचाने। वह आया परंतु मैं नहीं गया। देखिए परंतु, ठीक है, परंतु हर्षुकार होता है। ठीक है, परंतु हर्षुकार होता है और इस परंतु का मतलब होता है लेकिन। ठीक है, लेकिन यहां पर परंतु दुर्घुकार दिया गया है, तो गलती मिली ना। तो 11 का उत्तर क्या हो जाएगा, 11 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब 12वां दिया गया है दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए कौन सा उपयुक्त होगा। और इस वाक्य में दो घोड़ों पर सवार होना, देखिए दो घोड़ों पर सवार होना जो है यह घुड़सवारी नहीं कहा गया है, यहां पर ना नीति की बात की जा रही है।
तो 2 घोड़ों पर सवार होना मतलब दुरंग नीति, 3 घोड़ों पर सवार होना त्रिरंगी नीति। ठीक है, ये नीतियों के बारे में बातचीत की जा रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दुरंगी नीति, जो कि सेकंड में है, इसलिए 12 का उत्तर 2 हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपको फ्री में मॉक टेस्ट देना है तो studyandupdates.in वाले वेबसाइट पे जाइएगा। यहां पर आपको एसएससी जीडी का टैब होगा, उस टैब में जाइएगा, वहां पर जाकर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप आराम से लगा पाएंगे। ठीक है, अब देखिए 13वां आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है। देखिए अव्यय क्या होता है, पहले ये बताइए। अव्यय जो होता है वह एक ऐसा शब्द होता है जिससे यह प्रतीत होता है कि यह सदा एक सा बना रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके अर्थ में या फिर लिंग, वचन या कारक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई विकार नहीं होगा, उसको बोला जाता है अव्यय। ठीक है, और विशेषण जो शब्द की विशेषता को बतलाता है। तो यहां पर आप देखना पिछला, ठीक है, अगला, पिछला, बाहरी, ये सब जो है विशेषण है, लेकिन कैसा, यह विशेषण नहीं है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 13 का उत्तर 2 हो जाएगा। अब चलिए 14 दिया गया है कि आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आकलन के लिए हमें पर्यायवाची बताना है। तो आकलन का जो पर्यायवाची होता है वह होता है मूल्य निरूपण, आंक। ठीक है, आप इसको आंक कह सकते हैं, आंक, या फिर मूल्य निरूपण, मूल्य निरूपण, या फिर प्राकथन, या फिर अगणन, या फिर कूट, या फिर तखमीना। ठीक है, ये सारे जो हैं पर्यायवाची हैं, किसके, आकलन के। तो इनमें से आप देखिएगा अगणन सबसे पहले दिया गया है, इसलिए 14 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़े। 15वां आपको दिया गया है मूल क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम चुनना है। यहां पर देखिए पहला क्या है, मूल क्रिया, मतलब मूल क्रिया में क्या होता है, कर्ता स्वयं उस कार्य को करता है। ठीक है, और प्रथम प्रेरणार्थक किसी और को करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है, उस प्रेरणा से वह उस कार्य को करवाता है। तो जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना, पढ़ाना, पठवाना। ठीक है, ये तरीका हो जाएगा। तो यहां पर देखिए पहला दिया गया है उठना, ठीक है, उठाना, उठवाना, यह बिल्कुल सही है। करना, कराना, तो ये क्या हो गया, प्रथम को पहले लिख दिया, मूल क्रिया बाद में दे दिया। सुनना, सुनवाना, यहां पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया पहले दे दिया। ठीक है, फिर बजवाना, बजाना, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया दे दिया, इसलिए ये सारे क्या हो गए, गलत हो गए। फर्स्ट वाला उत्तर बिल्कुल सही हो गया, इसलिए 15 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न खत्म हुए। अब बारी आती है आपके गद्यांश की। तो चलिए गद्यांश पे चलते हैं, और ये रहा आपका गद्यांश। गद्यांश में क्या दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्द को हटा दिए गए। गद्यांश के नीचे पूछे गए प्रश्नों में इन रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्पों से चयन करना है। ठीक है, क्या दिया गया है, राष्ट्र के डैश विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। देखिए राष्ट्र के सर्वांगीण सभी, ठीक है, राष्ट्र के सभी अंगों का विकास हो, इसके लिए क्या होना चाहिए कि मनुष्य के अंतर्गत चरित्र निर्माण हो। ठीक है, देखिए सभी तो हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए सर्वांगीण दिया गया है। तो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। तो सेक्शन का उत्तर 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका दिया गया है, जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान का सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही डैश की सर्वोच्च संपदा है। देखिए जो व्यक्ति उत्तम चरित्र के होते हैं वह हमारे देश, हमारे राष्ट्र के लिए सबसे सर्वोच्च संपदा माने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मोहल्ला, प्रदेश, राष्ट्र, ठीक है,
या तो देश या फिर राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा माने जाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पर आपका 17 के लिए थर्ड उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपको दिया गया है जनतंत्र के लिए तो यह एक महान डैश योजना है। जनतंत्र, जनतंत्र में क्या आता है, लोग आते हैं और लोग के लिए क्या होता है, कल्याणकारी योजनाएं लाई जाती है। ठीक है, तो जनतंत्र के लिए यह कल्याणकारी योजना माना जाएगा। ठीक है, एक महान कल्याणकारी योजना जिसमें सभी जनता का कल्याण हो। तो 18 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको दिया गया है जन समाज में राष्ट्र संस्कृति डैश एक परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एक राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम डैश है। देखिए यहां पर आपको दिया गया है जन समाज में राष्ट्र संस्कृति और समाज। ठीक है, संस्कृति आ गई तो समाज होगा, समाज आ गया तो परिवार बनेगा। ठीक है, तो 19 का उत्तर समाज जो कि सेकंड में दिया गया है, इसलिए 19 का उत्तर 2 हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ें। और ये आज का आखिरी प्रश्न हिंदी का क्या है, इसमें व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम डैश है। यहां पर आपको रास्ता, कदम, तरीका, सोपन ये 4 चीज दिया गया है। तो रास्ता, कदम ये दोनों लग रहा है, लेकिन सोपन, तो सोपन का मतलब क्या होता है, सोपन का मतलब होता है सीढ़ी। ठीक है, सीढ़ी या फिर आप जीना कह लीजिए। तो ये क्या है, हमारा प्रथम सीढ़ी है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को पूरा करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सोपन का प्रयोग होगा। रास्ता और कदम क्यों नहीं आया यहां पर, क्योंकि यहां पर हम सीढ़ी का चुनाव कर रहे हैं, प्रत्येक सीढ़ी हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर ना ही कदम आएगा ना ही रास्ता आएगा। बच्चे यहां पर कदम का प्रयोग कर लेंगे, प्रथम कदम है, प्रथम रास्ता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों आपका गलत हो जाएगा, यहां पर प्रथम सोपन का प्रयोग करना पड़ेगा। सोपन का मतलब होता है सीढ़ी या जीना। ठीक है, तो इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न मैंने बता दिए। अब बारी है आपकी। आप क्या करेंगे, पूछे गए प्रश्न का उत्तर देंगे। और मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है। क्या पूछ रहा हूं, उत्कंठा, उत्कंठा। ठीक है, उत्कंठा का पर्यायवाची आपको बताना है। देखते हैं कितने बच्चे सही सही कमेंट कर पाते हैं। पिछले वीडियो में अभी बहुत कमेंट नहीं आए हैं, लेकिन जिन्होंने कमेंट किया उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और हो सके तो वीडियोस विभिन्न ग्रुप में शेयर भी क्या कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी क्या कीजिए। ठीक है, और यदि किन्हीं को भी पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, फ्री सर्विस जो है आपको वह दिया जाता है टेलीग्राम या फिर आप कह लीजिए वेबसाइट या फिर आप यूट्यूब, इन सभी पे फ्री सर्विस दिया जा रहा है। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पेड सर्विस लगेगा, उसमें आपको 151 रुपए का चार्ज पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सभी पीडीएफ तुरंत ही भेज दिया जाएगा। ठीक है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए एसएससी जीडी के लिए तो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।